खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यार, 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मतलब आपको असफलताओं से घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। असफलताओं से सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। इसी क्रम में मित्रों आपसे गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया जा रहा है। देखिए विकल्प दिए गए, पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इंदौर की तो ये किस राज्य का शहर है, तो यह मध्य प्रदेश का शहर है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें क्रम कौन सा है, तो यह 17वां प्रश्न में दिया गया है। अगर पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से आयोजित किया जा रहा है, तो 2003 से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन इस समारोह का करेंगे। साथ ही साथ आपको समापन की बात करें तो भारत की पहली जनजाति राष्ट्रपति के रूप में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनके द्वारा समापन समारोह का क्या किया जाएगा, समापन समारोह किया जाएगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप याद रखेंगे गुयाना के राष्ट्रपति हैं कौन, तो आप याद रखें मोहम्मद इरफान अली हैं। साथ ही साथ सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं ये मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि यह इंदौर जो है, इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए 100% डिजिटल एड्रेस वाला भारत का पहला शहर कौन है, तो यह भी इंदौर है। कौन है, इंदौर है। साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पहले स्थान पे कौन बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर बना हुआ है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो कौन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में यहीं पर राज्य के जल मंत्रियों की पहली बैठक बुलाई गई है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर आदिवासी जिला कौन चुना गया है, तो आप ध्यान रखेंगे मांडला जिला जो है यह भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर आदिवासी जिला के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें जबलपुर की तो यहां से पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है,
तो मध्य प्रदेश से संबंधित है और किस नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। ग्वालियर की बात करें तो आपको याद रखना है उद्धव नृत्य महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया था। कहां, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रवासी, प्रवासी अमृत काल, अमृत काल, अमृत काल में प्रवासीय भारतीय, प्रवासीय भारतीय का भागीदारी, भागीदारी जो है ये 2022 जो 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी थीम रखी गई है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में एक लास्ट प्रश्न ध्यान रखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। इसी क्रम में प्रवासी भारतीय का आयोजन किया जाता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। देखिए यहां दिया गया हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, यह 2022 के मृदा दिवस की थीम थी। यह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, तो यह चेन्नई में आयोजित किया गया। चेन्नई की बात करें तो यह तमिलनाडु की राजधानी है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ किया गया है, तो देखिए पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। यहां आपको प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह बिहार राज्य होगा। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी जो हैं ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। और फागू चौहान, फागू चौहान जी जो हैं ये यहां के राज्यपाल हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, बिहार की स्थापना की कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब बात हो रही जातीय और आर्थिक जनगणना की, तो देखिए यहां एक पिक्चर भी दिखाया गया है कि यह 2 चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी और लगभग 500 करोड़ रुपए का यहां खर्च अनुमान रखा गया है और 5 महीने के बाद इसका रिपोर्ट आने की संभावना व्यक्त की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें इसका प्रमुख कौन होगा, तो जिला अधिकारी जो होंगे इसके इस कार्यक्रम के प्रमुख होंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में बात हो रही है जनगणना की, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर पहला प्रश्न पूछा जाए मित्रों कि भारत में जनगणना किसके शासनकाल में पहली बार प्रारंभ किया गया था, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। लेकिन अगर यही पूछ लिया जो दोस्तों नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो 1881 में लॉर्ड रीपन के शासनकाल में 10 वर्ष के अंतराल में प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में अगर पूछा जाए स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप ध्यान रखें लॉर्ड रीपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर अगली बात के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन सी जनगणना चल रही थी, तो हाल ही में आपको ध्यान रखना है 17वीं जनगणना के रूप में आपको ध्यान रखना है। इसका थीम क्या रखा गया था, तो आप याद रखेंगे जन भागीदारी से जन कल्याण जो है ये 17वीं जनगणना की थीम है। और इससे पहले 16वीं जनगणना 2011 की थी। ये इसका थीम क्या है, तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है ये 16वीं जनगणना का थीम था। और 17वीं जनगणना का थीम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे जन भागीदारी से जन कल्याण। साथ ही साथ 17वीं जनगणना के प्रमुख या आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे विवेक जोशी। कौन है, विवेक जोशी हैं। और 16वीं के कौन थे जनगणना आयुक्त, तो सी चंद्र मौली जी जो थे ये 16वीं जनगणना के आयुक्त के रूप में थे। ये
महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। बिहार राज्य से आपको याद रखना है, हाल ही में गुरु गोविंद साहब का 556वां प्रकाश वर्ष आयोजित किया गया। इनका संबंध कहां से है? तो पटना साहिब से है। और यह कहां पर संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में बिहार द्विसदनात्मक राज्य के रूप में है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाल ही में किस देश में दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा, आपको याद रखना है। हाल ही में नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां मनाया गया, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2007 से 2022 के बीच में किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी की घोषणा की गई है? देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला मलेरिया, दूसरा टीबी, तीसरा कालाजार, चौथा एड्स। दोस्तों यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा, कालाजार। कौन सा? कालाजार बीमारी जो है 2007 से लेकर 2022 तक की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 98.7% की कमी आई है। और यहां आपको ध्यान रखना है कि 2023 में कालाजार बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। इसी क्रम में आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालाजार नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाली बीमारी है कालाजार, और इसका नाम क्या है? तो आप याद रखें, लेशमानिया जो प्लाज्मोडियम है इसके द्वारा होता है। इसी क्रम में वाहक पूछ लिया जाता है कि वाहक कौन है? तो बालू मक्खी, इसे सेंट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। बालू मक्खी जो है इसका वाहक है। इसी क्रम में एक रोग निद्रा रोग भी आप याद रखें। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो ट्रिपैनोसोमा नामक जो प्लाज्मोडियम है इसके द्वारा होता है निद्रा रोग, यह भी आप याद रखेंगे। इसी क्रम में याद रखें मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और आप याद रखेंगे यहां कि मलेरिया जो है का उन्मूलन भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है लक्ष्य? तो 2030 तक का रखा गया है। मलेरिया से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का प्रभावित होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है टीबी। अगर आपसे पूछ लिया जाए टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक? 2025 का रखा गया है भारत के द्वारा। इसी क्रम में टीबी की बात करें, यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और फेफड़े को प्रभावित करता है टीबी। इसी क्रम में टीबी की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और आप ध्यान रखेंगे टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसका टीका है बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है। इसी क्रम में एड्स अगर आप ध्यान दें तो एड्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण रोग है, यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस के दृष्टिकोण से पूछे जाएं या करंट अफेयर की दृष्टि के पूछे जाएं, तो आपको याद रखना है। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है हीमोफीलिया नामक बीमारी जो है यह किस तरह की बीमारी है? तो आनुवांशिक बीमारी है, आपको याद रखना है। और इसी का सबसे महंगा दवा बनाया गया है, हेमेजिल्स नाम की दवा है, और यह विश्व की सबसे महंगी दवा है। इसी क्रम में आपको याद रखना है सर्वाइकल कैंसर के लिए विश्व की पहली दवा बनाई गई है, किसके द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में पशुओं में एक बीमारी पाई जाती है लंपी नामक बीमारी, इसका भी भारत में दवा इजाद किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए दिया गया है, निम्न में से यूनेस्को द्वारा किन स्थलों को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रांस का बिगेट ब्रेड है,
दूसरा है ग्वाटेमाला का भोजन का उत्साह, और तीसरा जो दिया है चीन में चाय प्रसंस्करण की तकनीक। ये 3 स्थल ऐसे हैं, फ्रांस के बेगेट ब्रेड को, और ग्वाटेमाला के भोजन आस्था का उत्सव का सप्ताह, और चीन के चाय प्रसंस्करण की तकनीकी को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। अगला हमारा है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेम। यहां स्टेम से आपको याद रखना है, यस से साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से यहां पर इंजीनियरिंग है, एम से मैथमेटिक्स है। सुपर स्टार प्रतियोगिता में कौन शामिल नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे ये शामिल लोग कौन कौन हैं, तो नीलिमा कटियार हैं, डॉक्टर एना बाबूराम जी हैं, और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी हैं, ये शामिल हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए विकल्प दिया गया, पहला भूपेंद्र पटेल, दूसरा अमित शाह, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा राजनाथ सिंह। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, भूपेंद्र पटेल। अगर अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि गुजरात राज्य में विधानसभा की 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, और इसमें बहुमत किस पार्टी को मिला है, तो आपको ध्यान रखना है बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। कितनी सीटें, तो 156 सीटें प्राप्त हुई हैं। टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 182 सीटों में। और यहां के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो भूपेंद्र पटेल जी द्वारा यहां पर दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है। अगर बात करें राज्यपाल की, तो यहां के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर कौन से महोत्सव का, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, यह भी आपको याद रखना है। बात हो रही गुजरात की, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 36वां राष्ट्रीय खेल, इसका शुभंकर क्या था, सावज था, और इसका आयोजन कहां किया गया था, तो गुजरात राज्य में किया गया था, गुजरात के 6 शहरों में। इसी क्रम में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, तो सर्विसेज रहा। साथ ही साथ आपको याद रखना है लाइफ मिशन कहां से प्रारंभ किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात राज्य से प्रारंभ किया गया था लाइफ मिशन। इसी क्रम में अगर पूछा जाए 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है, तो मोटेरा गांव है, जो कि कहां है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई, कहां, जामनगर, जो कि गुजरात में है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है NDB के द्वारा एक इकाई स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, कहां, तो गिफ्ट सिटी में, यह कहां पर स्थित है, यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में एकता नगर यह कहां स्थित है, तो केवड़िया में के पास स्थित है। यहां पर मियावाकी पद्धति से जंगलों का विकास किए जाने का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में कुछ यहां के नेशनल पार्क हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, गुजरात राज्य से है। अगर पूछा जाए तटीय सीमा वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो गुजरात है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, और तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है, यह भी याद रखना। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा फूड कॉन्क्लेव में पहले स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड के मुख्य अतिथि कौन थे, तो पीयूष गोयल थे, और इसका आयोजन कहां किया गया था, नई दिल्ली। कहां किया गया था, नई दिल्ली में, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में याद रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा अंतरिक्ष वाहन 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले जानकारी को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल शमवेद शिखर का संबंध किस राज्य से है, देखिए विकल्प पहला दिया गया है गुजरात, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उत्तराखंड। यहां आपको ध्यान रखना है सही विकल्प जो हमारा होगा यह झारखंड राज्य होगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो हाल ही में जन सामान्य द्वारा या जैन धर्म के समर्थकों के द्वारा भारी भीड़ इकट्ठा की गई
गई और आंदोलन प्रस्तुत किया गया और यह चर्चा में खूब रहा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि संवेद शिखर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंधित है और पवित्र स्थल माना जाता है। और कहां स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यह किससे संबंधित है, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि कौन से, यहां पर ध्यान रखना है 23वें तीर्थंकर, तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और इन्हीं से संबंधित है संवेद शिखर जो कि झारखंड में स्थित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में थे, आपको याद रखना है। इसी क्रम में झारखंड की बात करें तो झारखंड के राज्य के द्वारा, और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, रांची है। और यह भी याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है, रमेश वैश्य हैं। और झारखंड सरकार के द्वारा संवेद शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसी का विरोध किया है जैन धर्म के समर्थकों के द्वारा, और यह जो है इसी से चर्चा में बना रहा। इसी कारण आपको ध्यान रखना है कि संवेद शिखर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है और पार्श्वनाथ जी से संबंधित है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। 24वें कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। और ये झारखंड राज्य से संबंधित था, आपको याद रखना है। झारखंड की अगर हम बात करें अन्य जानकारी के बारे में, तो आपको याद रखना है झारखंड की स्थापना कब होती है, तो 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है टाटा स्टील संयंत्र जिसे टेस्को के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब होती है, तो साक्षी में 1907 में स्थित इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ बोकारो स्टील संयंत्र की बात करें तो आप ध्यान रखें ये सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया जाता है। और कहां, तो झारखंड राज्य में स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को और उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है, आपको याद रखना है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है सरहुल त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो सरहुल त्योहार का संबंध झारखंड राज्य से है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में अगले रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन का कौन सा संस्करण आरंभ किया गया, तो 5वां संस्करण आयोजन किया गया, यह आपको याद रखना है। हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 की विजेता पुस्तक द चिप्टो मूवमेंट के लेखक कौन है, तो शेखर पाठक हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, तो देखिए पहला दिया कोलकाता, दूसरा लखनऊ, तीसरा चेन्नई, चौथा हैदराबाद। यहां जो सही होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। हैदराबाद में इसका क्या किया जाएगा, मेजबानी करने वाला शहर होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम क्या है, तो हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य के रूप में किसका गठन किया गया था, तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो तमिल साई सौंदरराजन जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में हैदराबाद की बात करें तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन वर्ल्ड सिटी अवार्ड से किस से सम्मानित किया गया है, तो हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। अगर पूछा जाए यूनेस्को के द्वारा
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो मुंबई और हैदराबाद है। साथ ही साथ मोस्ट जीआई पॉपुलर का टैग किसे दिया गया है? तो हैदराबादी हलीम को दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है और कब प्रारंभ किया गया? 1948 में, और हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रारंभ किया गया। हैदराबाद के शासक कौन थे? तो निजाम जो है उस समय यहां के शासक थे, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आयोजन खेल की बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं आप याद रखेंगे। जैसे अगर बात करें 2023 में वनडे क्रिकेट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। इसी क्रम में आपको याद रखना है 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? यह भी भारत में किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप जरूर याद रखें, गोवा में किया जाएगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। साथ ही साथ पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2023 में यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये आगामी कुछ खेल हैं और आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए फार्मूला वन रेस का 2023 में आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप याद रखेंगे बुद्ध फार्मूला रेसिंग जो ट्रैक है यह कहां स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां पर फार्मूला वन रेस का आयोजन किया जाना है 2023 में। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। कब किया? तो 5 दिसंबर को किया और इसी दिन विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो सिंगापुर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अफगानिस्तान जो है यह सबसे निचले पायदान पे है, यह भी आपको याद रखना है। अगले जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डा की सूची में कौन भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो देखिए पहला दिया गया है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा ये भी दोनों, चौथा दिया गया है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। इसी क्रम में हम यहां पहले देखें कि यहां पर ये पहले विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो हेनेडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह कहां का है? जापान का है। यह पहले स्थान पर है। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह स्थित है तीसरे स्थान पर। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तो यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो वासवराज बोम्मई जी हैं। और यहां के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं। इसी क्रम में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में ही किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी का लगाया गया है। और यह किससे संबंधित है? तो बेंगलोर शहर के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी को जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और इसकी स्थापना तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों
के द्वारा किया गया था। यहां से पूछा जाता है कोलार की खान, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान है कोलार की खान, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह आपको याद रखना है। जोग जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? को कर्नाटक राज्य से है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, साथ ही साथ वाराणसी हवाई अड्डा, साथ ही साथ आप याद रखेंगे उड़ीसा का भुवनेश्वर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन तीनों हवाई अड्डे पर कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? तो डीजी सेवा प्रारंभ किया गया है भारत में। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो केनरा बैंक को दिया गया। और बैंकों का नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है यह बैंकों का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि केनरा बैंक को दिया गया है। अगला है हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो उन्नति हुड्डा है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? तो विकल्प देखिए, पहला दिया गया चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा भारत। यहां जो सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही होगा, भारत बना है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे चीन है। क्या है? पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत आ गया है। और इसने किसे रिप्लेस किया है? तो जापान को इन्होंने रिप्लेस किया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं जो कि आपको देखना है। अगर बात करें सिप्री की तो यह सैन्य के खर्च की रिपोर्ट जारी करती है। तो आपको ध्यान रखना है सिप्री के रिपोर्ट के आधार पर विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश पहले स्थान पे कौन है? तो यहां आप ध्यान रखेंगे यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर यहां पर भारत है। यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर हथियार आयातक के रूप में विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यहां पर भारत पहले स्थान पर है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए आपसे कि स्टील उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि भारत का स्थान दूसरे स्थान पर, स्टील के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में अगर हम बात करें चीनी की, हम बात करें दूध की, तो इसके उत्पादन में भारत का स्थान कहां है? तो पहले स्थान पर है। इसी क्रम में अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां पर भारत का स्थान किस क्रम में है? तो 5वें स्थान पर है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जो है अर्थव्यवस्था की श्रेणी में 5वें स्थान पर है। यह भी आपको याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राजीव लक्ष्मण है, इनको चुना गया है। और हाल ही में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो सौराष्ट्र बना है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में अमेरिका के संसद में के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पहला दिया गया है कमला हैरिस, दूसरा केविन मैकार्थी, तीसरा एंटनी ब्लिंकन, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी सही होगा। केविन मैकार्थी को अमेरिका के संसद का जो निचला सदन कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। अगर हम बात करें यहां की तो उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन के रूप में सीनेट को जाना जाता है। और निचले सदन के रूप में किसे जाना जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केविन मैकार्थी को
नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नैन्सी पेलोसी के स्थान पर चुने गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को नियुक्त किया गया है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन जो है यहां के राष्ट्रपति हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, यहां की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में इसका खेल क्या है? कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यूएसए और कनाडा के बीच विभाजक रेखा का नाम क्या है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा जो है यहां की अंतरिक्ष एजेंसी है। और हाल ही में नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? तो फाल्कन 9 के द्वारा किया गया है, जो कि स्पेस एक्स का है, जिनके मालिक एलन मस्क हैं। यह भी आपको याद रखना है। और यह चंद्रमा मिशन है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे यूएसए के द्वारा ही कि यहां पर यूएसए में ही यूएनओ का मुख्यालय है। और इसका नाम क्या है? तो न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यूएनओ की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि में पहली महिला भारतीय महिला कौन चुनी गई हैं? तो रुचिरा कंबोज हैं। क्या है? रुचिरा कंबोज हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आपको याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 34वां संस्करण जो कि 2028 में आयोजित किया जाना है, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। यह भी आप याद रखेंगे। इसी क्रम में अमेरिका और भारत के साथ कौन सा व्यापार? आप ध्यान रखेंगे प्लस का व्यापार होता है। तो आप ध्यान रखेंगे अमेरिका और भारत जो है ये सरप्लस का व्यापार करते हैं। साथ ही साथ अमेरिका और भारत के साथ वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास और मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया? तो दिल्ली में। अगला हमारा है हाल ही में राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया? 51वां पराक्रम दिवस मनाया गया। आप याद रखेंगे। अगले लास्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए, पहला दिया गया न्यूयॉर्क, दूसरा न्यू दिल्ली, तीसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया इंग्लैंड। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें ये संस्करण कौन है? तो ये इसका चौथा संस्करण है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है रायसीना डायलॉग का आयोजन भी कहां किया जाता है? तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में किया जाता है। और कहां किया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे बना हुआ है? तो रायसीना पर्वत पर बना है। इसी कारण यहां पर आयोजित किया जाता है। इसी कारण इसका नाम रायसीना डायलॉग है। अगर हम बात करें यहां नई दिल्ली की, तो आप ध्यान रखें दिल्ली के उपराज्यपाल कौन चुने गए हैं हाल ही में? तो विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। यहां लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा की सीटें 7 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप याद रखेंगे 70 है। आप हमेशा याद रखें कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया दिल्ली को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 10% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करें दिल्ली का जो राजपथ था, उसी का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? कर्तव्य पथ किया गया है। और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा लगाई गई है। यह भी आपको याद रखना है। इसी
क्रम में अगर बात करें दिल्ली दरबार की, दिल्ली दरबार की, इसका आयोजन कब किया जाता है? तो 1911 ईस्वी में किया जाता है। और दिल्ली को राजधानी के रूप में कब परिवर्तित किया जाता है? तो 1912 ईस्वी में किया जाता है। और हाल ही में हम लोगों ने देखा है विश्व व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? दिल्ली में। और न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में। साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेस जो है भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, इसका संबंध कहां से है? दिल्ली राज्य से है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए रिवीजन की लास्ट सीरीज को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भाप से संचालित अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो जाक्सा के द्वारा। यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, आप याद रखेंगे। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज और रिवीजन की सीरीज यही समाप्त हो रही है और आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। और आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।